नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं HPSC PGT हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की। आज की क्लास हर उस कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है जो HPSC PGT हिंदी का सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहा है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें कुछ छोटे मोटे टॉपिक भी दे रखे हैं। उसमें से है विज्ञापन लेखन और फीचर लेखन। तो मुझे ये मेरी MA की बुक में मिल गए प्रयोजन मूलक हिंदी में, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। तो एक बार क्लास को ज़रूर देखना, ठीक है। क्लास अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। जानते हैं विज्ञापन लेखन क्या होता है, फीचर लेखन क्या होता है। तो सबसे पहले है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन शब्द वी प्लस ज्ञापन के योग से बना है। वी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है जानकारी। मतलब जो जानकारी विशेष है वो क्या है, विज्ञापन है। इस प्रकार विज्ञापन का अर्थ हुआ किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में विशेष जानकारी। अंग्रेजी में इसके लिए एडवर्टाइजमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये शब्द लैटिन भाषा के एडवर्ट शब्द से बना है, ये भी ध्यान रखना है, जिसका अभिप्राय है किसी की ओर मोड़ना। विज्ञापन के द्वारा पाठक, श्रोता या फिर दर्शक को किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी दी जाती है, जिससे उसका मन, विचार या फिर सेवा की ओर मुड़ सके। ठीक है, मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के प्रति ध्यान आकर्षण के लिए विज्ञापन दिया जाता है। उपभोक्ता को अपने उत्पाद की और उन्मुख करना ही विज्ञापन दाता का मूल प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है। इससे विक्रय बढ़ाने में सहायता मिलती है, ख्याति का निर्माण होता है तथा साख बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गया विज्ञापन का अर्थ। अब विज्ञापन लिखा कैसे जाता है ये पूछा जा सकता है, क्या प्रक्रिया होती है विज्ञापन लिखने की, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब विज्ञापन का लेखन इस ढंग से किया जाए कि वह उपभोक्ता को प्रभावित ही नहीं करे, अपितु उसे वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए अनुप्रेरित भी करे। तो विज्ञापन कैसा होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि केवल ध्यान ही आकर्षित ना करे, बल्कि जो ग्राहक है उसको चीज़ खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सके। ठीक है, विज्ञापन लेखक को समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि के लिए विज्ञापनों का लेखन करना पड़ता है। तो जो एक विज्ञापन लेखक होता है उसे समाचार पत्र के लिए भी लिखना पड़ता है विज्ञापन, रेडियो के लिए भी लिखना पड़ता है और टेलीविज़न के लिए भी लिखना पड़ता है। और मतलब अगर समाचार पत्र के लिए लिख रहा है तो उस हिसाब से लिखेगा, रेडियो के लिए लिख रहा है तो रेडियो के हिसाब से, मतलब श्रोता होते हैं, सुनकर ही चीज़ के बारे में जाना जाता है। तो टेलीविज़न के लिए लिख रहा है तो उस तरीके का विज्ञापन होना चाहिए। और इन विधाओं की अलग अलग मांग होती है जिसकी पूर्ति उसे करनी होती है। यहाँ पर हम उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो विज्ञापन लेखक के लिए आवश्यक होते हैं। तो जब एक विज्ञापन लेखक समाचार पत्र के लिए विज्ञापन लिख रहा है तो कैसा होना चाहिए। समाचार पत्र के लिए लिखे जाने वाले विज्ञापनों में ध्यान आकर्षण की क्षमता होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति होनी चाहिए, अभिनव साज सज्जा भी जरूरी है, विज्ञापित वस्तु की प्रमुख विशेषताओं पर बल, मतलब विज्ञापन में जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है उसकी विशेषताओं को मतलब दिखाया जाए, विशेषताओं पर बल दिया जाए, स्मृति को प्रभावित करने और उसमें बने रहने की क्षमता। मतलब कई बार ऐसा होता है कोई विज्ञापन का ऐसा शब्द होता है जो हमारी स्मृति में रह जाता है और बार बार उसकी याद आती है, तो ऐसे में मतलब उस चीज़ के बिकने के ज़्यादा चांस होते हैं। चित्र, ट्रेडमार्क और शीर्षक आदि का समन्वय आदि विशेषताएं होनी चाहिए। उसके बाद आता है रेडियो विज्ञापन। रेडियो विज्ञापन की वस्तु के विक्रय में सहायता पहुंचाता है। रेडियो विज्ञापन भी वस्तु के विक्रय में सहायता पहुंचाता है। रेडियो कार्यक्रम को सुनते हुए विज्ञापन द्वारा श्रोताओं तक उत्पादक का संदेश पहुंचाया जाता है। मतलब सुनने वाले, रेडियो सुनते सुनते बीच में विज्ञापन आ जाता है तो मतलब श्रोता उसको सुनता है, उसका ध्यान उस तरफ जाता है, जिसका सकारात्मक परिणाम होता है। रेडियो विज्ञापन का समय के साथ संबंध है, अतः इसे ध्यान में रखकर विज्ञापन का लेखन करना चाहिए। श्रोताओं की रुचि का ध्यान, वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी, श्रोताओं की भागीदारी, वस्तु को खरीदने की प्रेरणा, दिशा दर्शन आदि गुण रेडियो विज्ञापन में होने चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आता है टेलीविजन विज्ञापन, जो कि आजकल इसका बहुत ही प्रचलन है। ज़्यादातर देखें तो टेलीविज़न पर बहुत सारे विज्ञापन आते हैं और मतलब लोगों को फंसाते हैं, लुभाते हैं, सब कुछ करते हैं। दृश्य श्रव्य गुणों से समन्वित होने के कारण टेलीविज़न विज्ञापनों का आज महत्वपूर्ण स्थान है। दृश्य भी है, श्रव्य भी है, मतलब चीज़ों को सुनते भी हैं हम, उसके बारे में उसको देखा भी जाता है तो ज़्यादा ध्यान उस तरफ जाता है और दिन प्रतिदिन इनका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। आज प्रत्येक वस्तु और सेवा का विज्ञापन इसी के माध्यम से किया जाता है। श्रव्य दृश्य गुणों के साथ गतिशील फोटोग्राफी के कारण, मतलब फोटो वगैरह भी ऐसी होती हैं जो मजबूर कर देती हैं देखने को फिर खरीदने को। फोटोग्राफी के कारण इसकी प्रभावोत्पादकता सर्वाधिक है। इन गुणों के कारण इसका प्रभाव मानस पटल पर दीर्घ काल तक रहता है। अन्य माध्यमों में प्रस्तुत किए जाने वाले विज्ञापनों की अपेक्षा टेलीविज़न के विज्ञापन बच्चों और स्त्रियों को खास करके प्रभावित करते हैं। ये कभी सीधी उद्घोषणा, कभी नाटकीयकृत, कभी प्रदर्शन, कभी एनिमेटेड और कभी संगीतात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब विज्ञापन प्रति मतलब कैसे लिखी जाती है। विज्ञापन की सफलता की पृष्ठभूमि में कॉपी अर्थात लेखन की प्रमुख भूमिका होती है। टेलीविज़न के लिए कॉपी में शब्द तथा चित्र दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए लेखक को दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किसके लिए? टेलीविज़न के लिए ध्यान रखना है। उत्पाद तथा उपभोक्ता के बारे में ज्ञान, मतलब जिस चीज़ का विज्ञापन दिया जा रहा है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। उसके प्रस्तुतिकरण तथा तकनीक का भी ज्ञान होना चाहिए। गहन अध्ययन तथा शब्द भंडार भी लेखक की अतिरिक्त सहायता करते हैं, मतलब उसके अच्छे से उसके बारे में जान रखा है चीज़ के बारे में और अच्छे अच्छे मतलब शब्दों का प्रयोग भी क्या करता है, लेखक की सहायता करता है। मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान की समझ, मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों, मतलब विज्ञापन में ऐसा कुछ होना चाहिए जो मन पर प्रभाव डाले। ठीक है, विज्ञान की समझ भी लेखक की लेखन क्षमता को बढ़ा देते हैं। इन सभी के संयोग से उपभोक्ता की आवश्यकता को उभार कर उसे वस्तु खरीदने के लिए अनुप्रेरित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है विज्ञापन प्रक्रिया। तो विज्ञापन लेखन की जो प्रक्रिया है वो कैसे है, क्या है, उसके बारे में जानना है। विज्ञापन की एक विशेष प्रक्रिया है जिसका आरंभ निर्माता से होता है। निर्माता सर्वप्रथम विज्ञापन एजेंसी से संपर्क स्थापित करता है। विज्ञापन की एक विशेष प्रक्रिया है जिसका आरंभ निर्माता से होता है, जो मतलब किसी भी चीज़ को बनाने वाला है, निर्माण करने वाला है। निर्माता सर्वप्रथम विज्ञापन एजेंसी से संपर्क स्थापित करता है। वह कई बार अनेक एजेंसियों से संपर्क स्थापित कर विचार विमर्श करता है, मतलब कहाँ से अच्छा विज्ञापन तैयार हो सकता है, और विचार विमर्श करता है और जिससे प्रभावित होता है उसे अपने उत्पाद के लिए विज्ञापन बनाने का कार्य सौंप देता है। निर्माता की सहमति हाथ में आते ही एजेंसी का कार्य आरंभ हो जाता है। अब निर्माता ने कह दिया कि हमारी इस चीज़ के लिए आपने विज्ञापन बनाना है, तो तब एजेंसी का कार्य शुरू हो जाता है। इसे ग्राहक सेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राहक सेवा। विज्ञापन एजेंसी के कई विभाग होते हैं। पहला विभाग शोध से जुड़ा होता है, जो उत्पाद विशेष से संबंधित बाजार, उसकी स्थिति या बाजार पर उसके प्रतिपूरक उत्पाद की स्थिति, उपभोक्ता की स्थिति का पता लगाता है। तो पहला जो विभाग होता है वह उत्पाद विशेष से संबंधित बाजार के, किस बाजार में इसकी कैसी डिमांड है या किस तरीके से उसका पता लगाता है। ठीक है, तो उपभोक्ता की स्थिति का भी पता लगता है इससे, ताकि उत्पादों की बिक्री के संबंध में अल्पकालीन या दीर्घकालीन कार्यक्रम और लक्ष्य निर्धारण में करने में सुविधा हो। सर्वेक्षण से विज्ञापन व्यय आदि के बारे में निर्माता को परामर्श भी दिया जाता है। फिर दूसरे भाग में सृजन आता है, जिस क्रिएटिव कहा जाता है। सृजन को क्रिएटिव कहा जाता है। इसके अधीन कॉपी लेखक और कला निर्देशक आते हैं। तो दूसरे विभाग में कौन आते हैं? कॉपी लेखक और कला निर्देशक। विज्ञापन की मांग के अनुसार वस्तु को नए ढंग में मोहक और आकर्षक शब्दों में बांधने का कार्य प्रतिलेखक या कॉपीराइटर का होता है। उत्तम तकनीक से विज्ञापन को सजाने संवारने का काम कला विभाग करता है। कला विभाग के आगे दो अंग होते हैं, मैकेनिकल और विजुअल। किसी मीडिया से निकालने का कार्य मैकेनिकल का और दृश्यकरण का भार विजुअल विभाग को करना होता है। ठीक है,
एजेंसी का प्रोडक्शन विभाग विज्ञापन को आकार देता है। इसके बाद विज्ञापन को मीडिया विभाग में प्रेषित कर दिया जाता है, वहाँ पर प्लानिंग विभाग विज्ञापन के मीडिया को निर्धारित करता है और एग्जीक्यूटिव विभाग उसका क्लास निर्धारित करता है। लेखा विभाग इस प्रक्रिया में आने वाली लागत और खर्चों का लेखा जोखा करता है। तो मतलब मोटा मोटा आपने देखना है कितने कितने विभाग आते हैं, कौन क्या करता है। विज्ञापन तैयार करते हुए विज्ञापन संस्थान को इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें समाज के किसी वर्ग, धर्म या संप्रदाय पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी न हो। तो ये खास करके ये पॉइंट नोट कर लेना है, ये जरूर लिखना है। और न ही ऐसी भाषा का भी प्रयोग हो जिससे विद्वेष या घृणा फैले। प्रत्येक विज्ञापन में संयत भाषा, संयत चित्रावली और संयत विन्यास के मार्ग का चुनाव करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो मतलब कि इस तरीके से आपको पता चल गया अगर विज्ञापन लेखन आ जाए तो किस तरीके से लिखा जाता है। फिर विज्ञापन आलेखन अब होता है। विज्ञापन मतलब लिखने का जो कार्य है कैसे संपन्न होता है ये। पहले विज्ञापन शीर्षक आ गया। विज्ञापन का शीर्षक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। कॉपीराइटर को विज्ञापन का प्रारूप तैयार करते हुए सर्वप्रथम यह बात ध्यान में रखनी होती है कि वह विज्ञापन के लिए जिस शीर्षक की रचना करे वह उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित करे। डॉक्टर विजय कुल श्रेष्ठ के शब्दों में शीर्षक पूरे विज्ञापन का प्राण तत्व और 3/4 प्रारूप की पूर्णता का प्रतीक होता है। शीर्षक विज्ञापन की केंद्रीय स्थिति में पूरे विज्ञापन की कथा वस्तु का इस प्रकार निर्देश करता है कि वह पाठक, श्रोता या दर्शक का ध्यान आकर्षित करता है। विज्ञापन के पूरे कथ्य की समग्र व्यंजना शीर्षक में ही निहित होती है। शीर्षक लेखन में कुछ स्थितियां इस प्रकार प्रयुक्त होती हैं। सबसे पहले ध्यान आकर्षण। जब परिवार की सेहत का मामला हो तो मैं कभी समझौता नहीं करता। तो ये शब्द एकदम से ध्यान को आकर्षित करते हैं कि ये मतलब बोले गए शब्द। जब परिवार की सेहत का मामला हो तो मैं कभी समझौता नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया ध्यान आकर्षण। उसके बाद आता है स्मरण तत्व। स्मरण तत्व मतलब शब्द ऐसे बोले गए हों जो याद रह जाएं। जैसे विज्ञापन की जो विज्ञापन को स्मरण शक्ति को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, लाइफ बॉय है यहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ। तो ये ऐसे शब्द हैं जो मतलब एक कह सकते हैं ना कि हमारी स्मृति में रह जाते हैं, अच्छे से याद हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विश्वास। ये हाथ जीवन बीमा के हैं, ये सुरक्षा के प्रतीक हैं। उसके बाद सुझाव। ये बेचारा काम का मारा, इन्हें चाहिए हमदर्द का निकारा। तो ये एक सुझाव देने वाली बात हो गई। ठीक है, कौतूहल मतलब उसमें क्या है जानने की इच्छा। यह तो मम्मी का 30 साल पुराना राज है। तो ये हो गए मतलब किस तरीके से विज्ञापन लिखा जाता है। विज्ञापन के उपशीर्षक होते हैं विज्ञापन का, फिर विस्तार, फिर विज्ञापन का उपसंहार। उपशीर्षक वस्तुतः प्रमुख या मूल शीर्षक के ऊपर किसी न किसी शीर्षक संदर्भ को लिए जाते हैं। ठीक है, एक उपशीर्षक होता है। फिर विज्ञापन का विस्तार। कॉपीराइटर विज्ञापन में शीर्षक उपशीर्षक के चुनाव के साथ विषय वस्तु का विस्तार से वर्णन या स्पष्टीकरण करता है। मतलब उसमें क्या है वो सारी चीजें बताता है। इसे शीर्षक और उपशीर्षक की संकेतिकता का विस्तार और मूल कथ्य भी कहते हैं। फिर विज्ञापन का उपसंहार आता है। उपसंहार में विज्ञापन लेखक, दर्शक, पाठक, श्रोता को उत्पाद को खरीदने की प्रेरणा देता है। जैसे तुरंत आराम पाइए ये उपशीर्षक हो गया, 100 नंबर घुमाइए शीर्षक हो गया। जितनी जल्दी आप पुलिस को सूचित करेंगे उतनी ही जल्दी आपको सहायता मिलेगी, विस्तार हो गया। याद रखिए अपनी तथा औरों की पूरी सुरक्षा कीजिए, हरियाणा पुलिस उपसंहार। ठीक है, तो इस तरीके से विज्ञापन में क्या क्या लिखा जाता है वो याद रखना है। दृश्य प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में कॉपीराइटर की भूमिका समाप्त होती है, लेकिन वहां पर दृश्य निर्माता तथा विन्यासकार की भूमिका का परिचय प्राप्त होता है। विन्यासकार, लेआउट कलाकार। इसमें प्रथम स्तर पर निर्माता को विज्ञापक और उत्पाद के अनुरूप कल्पना करनी आवश्यक होती है। दृश्य कल्पना पूर्ण होने का पर विन्यासकार, तो इतना ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये याद रखना है कि क्या क्या इसमें आता है और कैसे लिखा जाता है। फिर विज्ञापन लेखक या कॉपीराइटर की विशेषताएं। तो एक विज्ञापन लेखक की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, ये सारी ही याद रखनी है।
विज्ञापन लेखक को विज्ञापन का लेखन करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसका विज्ञापन आकर्षक, प्रभावोत्पादक तथा उपभोक्ता को वस्तु खरीदने की प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। तो क्या क्या गुण होने चाहिए विज्ञापन में? आकर्षक होना चाहिए, प्रभाव डालने वाला होना चाहिए और उपभोक्ता को क्या करना, वस्तु खरीदने की प्रेरणा जिससे मिले। विज्ञापन से यह सूचना उपभोक्ता को मिल सके कि उत्पाद कहाँ मिलेगा। तो विज्ञापन में ये भी मतलब बताया जाना चाहिए कि आपको ये चीज़ कहाँ से उपलब्ध होगी। विज्ञापन उसे आश्वासन दे कि उत्पाद उसके लिए लाभकारी होगा। तो विज्ञापन में एक विज्ञापन मतलब ऐसा हो जो आश्वस्त कर सके कि हाँ इससे आपको फ़ायदा होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। विज्ञापन उपभोक्ता को उसकी रुचियों और विचारों के अनुरूप लगे। तो ये भी उसमें खासियत होनी चाहिए कि जो मतलब जिस चीज़ के लिए जो ढूंढ रहा है जिस चीज़ को, तो वो उसकी रुचियों के अनुसार हो। उत्पाद खरीद करने की इच्छा जगाने वाला होना चाहिए। फिर विज्ञापन सहज और बोधगम्य हो, मतलब समझ आ सके, साधारण मनुष्य के भी समझ में आ सके, ऐसा विज्ञापन होना चाहिए। विज्ञापन का प्रत्येक वाक्य और शब्द उपभोक्ता की रुचि के अनुकूल हो। विज्ञापन की भाषा परिवेश से भिन्न न हो, मतलब जैसा परिवेश है वैसी भाषा होनी चाहिए। विज्ञापन का मूल तथ्य या वस्तु संतुष्टि की गारंटी देता हो। विज्ञापन सांप्रदायिक सामंजस्य पर स्वाभाविक प्रभाव पैदा करे। भाषा, शब्द और वाक्यांश चित्रात्मक विन्यास में टाइपोग्राफिक आकार पाकर विज्ञापन को आकर्षक और लुभावना बनाएं। तो ये हो गया हमारा विज्ञापन लेखन। अब आता है फीचर। तो फीचर क्या है? ये बिल्कुल आसान सा है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन पढ़े बिना चीज़ें नहीं पता चलती कि इसमें क्या लिखना है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। फीचर आधुनिक युग की एक नई विधा है। तो फीचर क्या है? एक विधा है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवित और पुष्पित हुई है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। यह विधा निबंध और लेख से मिलती जुलती है। तो पहला पॉइंट हो गया, ये एक आधुनिक युग की नई विधा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुष्पित और पल्लवित होती है। यह विधा निबंध और लेख से मिलती जुलती है। तो भी यह इन दोनों से भिन्न रूप में विकसित हुई है, फिर भी ये उनसे अलग विकसित हुई है। आजकल प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं: समाचार, लेख, चित्र और फीचर। तो आजकल के जो समाचार हैं उसमें कौन कौन से अंग होते हैं? एक समाचार होता है, एक लेख होता है, एक चित्र होता है और एक फीचर होता है। पहले 3 अंग सभी समाचार पत्रों में थोड़े बहुत अंतर से एक समान होते हैं। पहले 3 मतलब समाचार, लेख और चित्र, परंतु फीचर एकदम अलग होते हैं। इसका कारण है कि फीचर का अपना एक पृथक व्यक्तित्व तथा पहचान होती है। क्या होता है? फीचर की एक अपनी अलग पहचान होती है, उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। किसी समाचार पत्र या पत्रिका की प्रसार संख्या बढ़ाने में तथा उसकी लोकप्रियता को 4 चांद लगाने में इसकी बड़ी ही भूमिका होती है। किसी समाचार पत्र का प्रचार बढ़ाने में किसकी भूमिका होती है? हम फीचर की। जो समाचार पत्र या पत्रिकाएं जितने आकर्षक और ज्ञानवर्धक फीचर प्रकाशित करते हैं, पाठक उसकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं। मतलब जो समाचार पत्र है चाहे पत्रिका है, उसमें अगर फीचर आकर्षक होगा तो पाठक उसकी ओर आकर्षित होगा। फीचर किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए डेनियल आर विलियमसन लिखते हैं कि फीचर ऐसा रचनात्मक तथा कुछ कुछ स्वाभानुभूति मूलक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति तथा जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक का मूलतः मनोरंजन करने एवं सूचना देने का उद्देश्य से किया गया है। तो फीचर का जो उद्देश्य होता है, एक तो पाठक का मनोरंजन करना होता है और मनोरंजन में ही कोई सूचना देना होता है। वस्तु यह ऐसी विधा है जिसमें ज्ञान, कल्पना, यथार्थ घटनाओं, कौतूहल, चमत्कार आदि को गद्य में प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या कुछ होता है? ज्ञान भी होता है, कल्पना भी होती है, यथार्थ भी होता है, ठीक है, कौतूहल भी होता है और चमत्कार भी होता है। इसे ऐसी शैली में प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक के सम्मुख उस स्थान, वातावरण और घटना का चित्र साकार हो जाए। मतलब शैली ऐसी होनी चाहिए कि जिसके बारे में फीचर लिखा हुआ है उसका जो स्थान है, वातावरण है, घटना, वो पाठक के आंखों के सामने आ जाए। फीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके क्या लक्षण हैं, इन प्रश्नों पर विचार करते हुए श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी का कथन है कि फीचर स्थिति का विहंगावलोकन ही नहीं करता, वह प्रश्नों का उत्तर भी देता है
और अज्ञात का ज्ञान भी कराता है। फीचर मानो किसी घटना की दूरबीन से जांच करता है। तो फीचर कैसा है? मानो किसी घटना की दूरबीन से जांच कर रहा है। अच्छे फीचर के गुणों की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल 4 आधारों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो अच्छे फीचर के क्या गुण होने चाहिए? एक तो उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, सत्यता भी होनी चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। क्या क्या? जिज्ञासा, सत्यता, योग्यता और विश्वास। डॉक्टर हरि मोहन ने केवल 2 आधारों जिज्ञासा और सत्यता को स्वीकार किया है। उन्होंने इन 2 के साथ मानवीय भावना, चित्रात्मकता और स्पष्ट विश्लेषण को भी जोड़ा है। उनके अनुसार स्पष्ट विश्लेषण के अभाव में फीचर दुरूह, विचार प्रधान निबंध बन जाता है। स्पष्ट विश्लेषण के बिना एक फीचर क्या हो जाता है? दुरूह हो जाता है, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, एक विचार प्रधान निबंध सा बन के रह जाता है। इसी प्रकार चित्रात्मकता और रोचकता के न होने पर वह रिपोर्टार्ज बन जाता है। ठीक है। फीचर का उद्देश्य सत्य को आकर्षक, जिज्ञासामूलक और ज्ञानवर्धक ढंग से उजागर करना है। सत्य को कैसे रूप में? आकर्षक रूप में, जिज्ञासामूलक और ज्ञानवर्धक रूप में उजागर करना है। इसीलिए फीचर में तथ्यों के प्रभाव और महत्व पर विशेष बल दिया जाता है। फीचर में कल्पना का होना उसके प्रभाव में वृद्धि करता है। मतलब फीचर में यथार्थ भी होना चाहिए, कल्पना भी होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। फीचर में क्योंकि किसी विशेष और विचित्र सत्य का विश्लेषण होता है, कल्पना पाठक की जिज्ञासा को बढ़ाती हुए शांत करती है तथा उसे नए सत्यलोक में ले जाती है। एल्मो स्कॉट वॉटसन का कहना है कि फीचर किसी भावना के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। समाचार को इस प्रकार का रूप दिया जाता है कि वह आकर्षक बने और आम पाठक की भावनाओं का स्पर्श करे। पाठक जितना मानवीय भावनाओं से आंदोलित होता है उतना समाचार के महत्व से नहीं। फीचर को पढ़ने से पाठक को एक प्रकार का संतोष प्राप्त होता है जो मनोरंजन, शिक्षा या जानकारी किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है। अब मतलब इतना आपने फीचर के बारे में जान लेना है, लिख लेना है। साधारण समाचार की अपेक्षा फीचर में लेखक का अनुभव होता है, उसकी संवेदना होती है, उसकी ललित शैली समाचार को पिरोए होती है। समाचार बड़ी शीघ्रता से बासी हो जाते हैं, मतलब पुराने हो जाते हैं, परंतु फीचर उसी समाचार का आधार लेकर भी सदा ताजगी से भरा रहता है, उसमें बासीपन नहीं आता। तो ये विशेषता हो गई। अब फीचर के प्रकार। फीचर का क्षेत्र अंततः विस्तृत है। फीचर का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। इसे राई से लेकर पहाड़ तक किसी भी विषय और घटना को केंद्र में रखकर लिखा जा सकता है। मतलब राई से लेकर पहाड़, मतलब छोटी से छोटी घटना से लेकर बड़ी से बड़ी घटना तक इसमें बड़ी से बड़ी घटना का भी फीचर लिखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह व्यक्ति प्रधान विधा न होकर विषय प्रधान है। तो यह है एक विषय प्रधान विधा है। ये छोटे छोटे पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रहेंगे तो बहुत ही प्रभावित आपका प्रश्न बन सकता है अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो। ठीक है। तो यह व्यक्ति प्रधान विधा न होकर विषय प्रधान विधा है, इसीलिए इसके वर्गीकरण का आधार भी विषय वस्तु ही अधिक उपयुक्त है। विस्तृत क्षेत्र में फैला होने के कारण इसके प्रकारों को निर्धारित करना अत्यंत कठिन है। विषय की विविधता और विस्तार की दृष्टि से इसके निम्नलिखित जो प्रकार हैं वो देख लेने हैं। विशिष्ट घटना जैसे युद्ध, अकाल, दंगा आधारित, तो कोई विशेष घटना हो गई। फीचर के ये प्रकार हैं, ध्यान देना है। कोई राजनीतिक घटनाएं हो गई, सामाजिक समस्याओं को उभारने वाले, वाद विवाद संबंधी चिंतनात्मक फीचर, स्थानिक या आंचलिक फीचर, व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों पर समाचार आधारित फीचर हो गए, मेला, उत्सव, मनोरंजन आदि पर आधारित फीचर हो गए, महत्वपूर्ण साहित्यिक प्रकाशन पर फीचर हो गए, स्वदेशीय फीचर हो गए। ठीक है। तो ये हो गए फीचर के प्रकार। डॉक्टर हरि मोहन ने मतलब कि डॉक्टर विवेकी राय के उपयुक्त वर्गीकरण में अंतिम फीचर अस्पष्ट है। सभी फीचर किसी न किसी उद्देश्य से लिखे जाते हैं, मतलब जो पॉइंट दे रखा है स्वदेशीय फीचर, तब अलग से वर्ग का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर किया है, प्रकृति के आधार पर करने वाले हरि मोहन। समाचारी फीचर अथवा तात्कालिक फीचर, विशिष्ट फीचर। ठीक है। किसी विशेष घटना पर लिखा जाने वाला फीचर। तात्कालिक फीचर समाचार आधारित होता है जिसमें किसी दैनिक समाचार को मनोरंजन ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें तथ्यात्मकता अधिक और कल्पनाशीलता कम होती है। विशिष्ट फीचर में सामग्री की संग्रह करना पड़ता है, सामग्री को संग्रह करना पड़ता है। पुरानी सामग्री को भी काम में लाया जा सकता है, पुरानी स्मृतियों को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है।
उत्सवों, ऋतुओं, पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक स्थानों, महापुरुषों, चिरस्मरणीय घटनाओं तथा जीवन के शाश्वत प्रश्नों पर लिखे जाने वाले ये फीचर हो सकते हैं जो विशिष्ट होते हैं। फिर प्रेमनाथ चतुर्वेदी ने फीचर के 3 भेद माने हैं, वर्णनात्मक, चित्रात्मक और व्याख्यात्मक। ठीक है, ये वर्ग भी उचित नहीं लगते क्योंकि प्रत्येक फीचर में 2 या सभी पद्धतियों का प्रयोग होता है, अतः इन्हें पृथक वर्गों में रखना उचित नहीं है। उसके बाद फीचर की रचना, मुख्य है कि फीचर लिखा कैसे जाता है। जैसे डायरी लिखी कैसे जाती है, मुझसे पूछ लिया था केवीएस के इंटरव्यू में कि आप डायरी कैसे लिखोगे, डायरी लिख के दिखाओ, तो इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फीचर लेखन की प्रक्रिया त्रिआयामी होती है। तो फीचर लेखन की जो प्रक्रिया है, पहला ही पॉइंट क्या लिखना है कि ये त्रिआयामी प्रक्रिया है। अपने पहले आयाम में यह सृजनात्मक साहित्य की भांति घटनाओं और स्थितियों की संवेदना को उभारती है। पहले आयाम में क्या करती है, सृजनात्मक साहित्य की भांति घटनाओं और स्थितियों की संवेदना को उभारती है, विचारों और भावों से नया संसार रचती है, उद्वेलित और आंदोलित करती है, सूचनात्मक साहित्य के अनुरूप ज्ञान में वृद्धि करती है। दूसरी ओर यह समाचार संसार से समाचार तत्वों को ग्रहण करती है। इसे लिखने के लिए घर से बाहर आना पड़ता है, स्थितियों का सामना करना पड़ता है, तभी इस विधा का निर्माण होता है। इसके लिए लेखक में गहन निरीक्षण, मानवीय दृष्टिकोण, घटनाओं को भेद कर देने की क्षमता, मार्मिक प्रसंगों की पहचान तथा उन्हें कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, इस लेखन प्रक्रिया पर पहला बिंदु है, आगे क्या लिखा है, अनुभव की गहनता, अध्ययन की गहराई, विषय ज्ञान की व्यापकता इसे और आकर्षक बना देती है। इस लेखन प्रक्रिया पर पहला बिंदु है विषय का चुनाव। तो फीचर के लिए इसे ऐसे विषय को चुनना चाहिए जो लोक रुचि का हो। तो फीचर के लिए विषय कैसा होना चाहिए, लोक रुचि का, मानव के हृदय को स्पर्श करने वाला, पाठक के मन में उत्सुकता जागृत करने वाला और उसे नई जानकारी प्रदान करने वाला। यद्यपि विषय तो कोई भी चुना जा सकता है, परंतु पाठक के लिए उसकी उपयोगिता और समसामयिकता को ध्यान में रखना भी आवश्यक होता है। लेखक को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि वह फीचर किस पत्र या पत्रिका के लिए लिख रहा है और उसके पाठक किस वर्ग या रुचि के हैं। ठीक है, तो फीचर लिखने के लिए इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत सामग्री संकलन को लिया जाता है। इस कार्य के लिए लेखक को घटना स्थल, पर्यटन स्थल, मेला स्थल, रीति रिवाज, वस्त्राभूषण आदि के लिए उन स्थलों पर जाना पड़ता है जहां से संबंध विषय में सामग्री उपलब्ध हो सकती है। लेखक अपनी समस्त सामग्री लेखनी, नोटबुक, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि साथ लेकर जाता है। केवल निरीक्षण से ही काम नहीं चलता, उसे वहां पर रहने वाले लोगों से मिलकर बातचीत करके घटनाओं की सत्यता की परख करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आता है घटना या स्थान को प्रत्येक कोण से देखकर सामग्री को इकट्ठा करना पड़ता है। उसे आंख कान को खुला रखकर तथा बुद्धि को सजग करके सामग्री संकलित करनी पड़ती है। निरीक्षण शक्ति की प्रखरता, तर्क शक्ति की एकाट्यता, दृष्टि की रचनात्मकता उसे लेखन को आकर्षक और प्रभावशाली बनाती है। उसके बाद सामग्री संकलन के पश्चात उसके व्यक्ति का बिंदु उभरता है। सामग्री संकलन के बाद उसका लेखन कार्य आरंभ होता है। इसके लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है क्योंकि लेखन की प्रक्रिया लेखक की निजी होती है। फिर भी उसे एक पैरे में इंट्रो या आमुख बनाना पड़ता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले पैरे में इंट्रो लिखनी पड़ती है जिसमें विषय के संक्षेप में जानकारी दी जाती है। यह आमुख रोचक और आकर्षक होना चाहिए। जो इंट्रो होती है वो आकर्षक होनी चाहिए, पाठक की उत्सुकता को जागृत करे, कम से कम शब्दों का, सरल वाक्यों का प्रयोग करते हुए पहला अनुच्छेद बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें काव्यात्मक पंक्तियाँ, उद्धरणों, रेखाचित्रों, प्राकृतिक दृश्यों की झांकी को प्रस्तुत किया जा सकता है। मध्य भाग में विषय से संबंधित घटनाओं का विस्तार, स्थितियों, क्रियाओं को जोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है, परंतु पाठक के साथ पाठक की जिज्ञासा को बढ़ाते जाना कुशल लेखक का काम है। यह भाग संतुलित, विवेचित और विश्लेषित होना चाहिए। इसमें ललित, निबंध, व्यंग, रेखाचित्र, लघु कथा आदि साहित्यिक विधाओं की सहायता ली जा सकती है। तो बीच में मतलब सारी चीज़ों के बारे में बताना होता है। अंतिम भाग सारांश के रूप में ही होता है। वह इस भाग में प्रश्न चिन्ह लगा सकता है कि सुझाव दे सकता है, प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, सुझाव दे सकता है, पाठक को सोचने के लिए बाध्य कर सकता है। अंतिम पैरे के माध्यम से लेखक का दृष्टिकोण या उसका संदेश पाठक को प्रेषित होना चाहिए। फीचर का शीर्षक उसका प्राण होता है, इसका सोच विचार करके चुनाव करना चाहिए। यदि शीर्षक नाटकीय, काव्यात्मक,
सनसनीखेज, अनुप्रासी, आश्चर्यबोधक, प्रश्नसूचक है तो निश्चय ही इससे फीचर का आकर्षण बढ़ेगा। सामान्य शीर्षक कभी सफल नहीं माने जाते, अतः शीर्षक इस प्रकार का होना चाहिए कि पाठक उसके आकर्षण में बंधकर उसे पढ़ने को उत्सुक हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद आता है छायांकन। फीचर लेखन में केवल शब्द ही नहीं होते बल्कि छायाकारी भी उसे आकर्षक और प्रभावशाली बनाती है। फीचर की प्रवृत्ति क्योंकि दृश्यमूलक अधिक है अतः वह छायाकारी में अधिक मुखर होती है। कई बार छायाकारी शब्दों की कमी को पूरा कर देती है, मतलब जो फोटो वगैरह होती है। फीचर के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चित्र किस प्रकार के होने चाहिए, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। छायाचित्र सुंदर, स्पष्ट, मुद्रण की दृष्टि से अच्छे होने चाहिए। विषय वस्तु से संबद्ध चित्र ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। छायाचित्र विषय वस्तु को साकार करने वाले, उसका विस्तार करने वाले, उसे स्वाक बनाने वाले होने चाहिए। श्वेत श्याम चित्र गहन, स्पष्ट और अच्छे कागज पर मुद्रित होने चाहिए। यदि रंगीन हो तो रंग गहरे, स्पष्ट और चमकदार होने चाहिए। फीचर में पारदर्शियों का प्रयोग भी किया जाता है। इसके माध्यम से एक एक रेखा उभर कर सामने आ जाती है। इनके संयोजन में भी सुविधा होती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ लिया विज्ञापन लेखन और फीचर लेखन। उम्मीद है आपको क्लास हेल्पफुल लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जितने भी छोटे मोटे टॉपिक दे रखे हैं मेरी कोशिश रहेगी कि फटाफट से हम कंप्लीट कर दें। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।